हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम बिल्कुल नया एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आता है आपके यूनिट 3 में, जिसका नाम है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। इसमें आपको प्रथम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली जो चल रही है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सिलेबस देखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सिलेबस है उसमें लिखा क्या हुआ है। ये सिलेबस मतलब मुझे ये लाइन इसलिए भी दिखानी है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे टीचर्स ने यूट्यूब पे आपका हरित क्रांति पढ़ाया है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से ये जो आपका है नाम हरित क्रांति, फिर उसके बाद कॉमा, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियां, ये जो शब्द है ना रणनीति, हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं सेकेंड हरित क्रांति की, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की, उसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग नहीं बताई है। तो बहुत सारे मैंने लेक्चर्स देखे, साथ ही साथ कुछ में तो गलत भी बताया है टीचर्स ने। तो यहाँ पे हम बिल्कुल दिमाग में सबसे पहले तो ये रखेंगे कि पूछा क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा है, तो उसका पूरा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, क्या था, कब आया, कौन लेकर आया। वैसे भी छोटी छोटी चीजें जैसे हमें पता होती है स्वामीनाथन जी के बारे में, नॉर्मन बोरलॉग के बारे में, लेकिन हम थोड़ा उसको बेसिक से लेकर चलेंगे कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे द्वितीय हरित क्रांति का। अच्छा, द्वितीय हरित क्रांति के बारे में भी आपको क्या पढ़ना है, द्वितीय हरित क्रांति की रणनीतियां। यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी पढ़नी है, स्ट्रैटेजी जिसको बोलेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, स्ट्रैटेजी फॉर द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी पढ़नी है ग्रीन रेवोल्यूशन की, ठीक है, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की, उसमें हम क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं हरित क्रांति के बारे में कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति का तात्पर्य 1940 के दशक में, जब 1940 के दशक में मैक्सिको में शुरुआत कृषि पद्धति का जो नवीनीकरण था, जो हमने क्या किया यहाँ पे, रिनोवेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बिगिनिंग इन मैक्सिको इन 1940s, उसको हमने बोला ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो ये आपके नॉर्मन बोरलॉग जी थे, हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग जी को, जो कि वैसे जन्मे कहाँ पे थे, अमेरिका में। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर अपना जो काम है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति वाला जो काम है, वो कहाँ किया, मैक्सिको में किया। तो ये काम इन्होंने मैक्सिको में किया, जो रिसर्च वगैरह है, लेकिन ये जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो अमेरिका थे, अमेरिकन नागरिक थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हम हरित क्रांति की जब बात करते हैं तो हरित क्रांति से तात्पर्य है आपका कि जो 1940 के दशक में मैक्सिको में शुरू हुई कृषि पद्धति के नवीनीकरण से है, ठीक है। इसमें क्या किया था, अच्छा यहाँ से आप स्टोरी आराम से सुनिएगा। आपको पता है हम 1900 मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं 39 से 1945, यहाँ तक अपना क्या चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, विश्व युद्ध चल रहा है दूसरा नंबर का। और यहाँ पे आपको पता है कि जब युद्ध चलता है, चाहे अभी आप यूक्रेन रशिया का वॉर देखें, तो सबसे ज्यादा क्या नुकसान होता है, लोगों का और वहां के मतलब इकोनॉमी का तो होता ही है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। जैसे कि खाद्यान्न की समस्या आ जाती है आज के टाइम पे, आप युद्ध के कारण, यूक्रेन और रशिया के वॉर के कारण, जो आपका अफ्रीका वाला पूरी कंट्री है, वहां पे खाद्यान्न की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, और मतलब बहुत ज्यादा भुखमरी बढ़ गई है, क्योंकि गेहूं है, चावल है, ये सब जा नहीं पा रहा मार्केट में। और उसके अलावा हमने भी बहुत मतलब डिमांड जो है बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक टाइम के बाद क्योंकि ये पता नहीं रहता कि आपका जो युद्ध है वो कब खत्म होगा, तो भारत ने क्या किया, अपना जो बासमती चावल का हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो हमने रोक दिया, गेहूं वगैरह का भी हमने एक्सपोर्ट रोक दिया, मतलब कम कर दिया बहुत ही। तो ये सब क्या होता है कि जो आपका युद्ध है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फूड सिक्योरिटी की, खाद्यान्न व्यवस्था की। तो जब यहाँ पे खाद्यान्न की प्रॉब्लम चल रही थी पूरे वर्ल्ड में, तब 1940 के दशक में आपके नॉर्मन बोरलॉग जी क्या करते हैं, वो पद्धति एक मतलब ऐसा किस्म निकालते हैं जिसको नोरिन 10 बोलते हैं, जो बोना जीन वाला बॉनी किस्म थी। अच्छा, आपको ये पता ही है कि अगर पेड़ जो है बहुत लंबा होगा, अगर उसकी लेंथ मान लीजिए इतना लंबा है ये, तो इसमें जो भी बीमारियां लग रही हैं या कोई मौसम का प्रभाव है, शीतलहर जो है वो सबसे ज्यादा मतलब बड़ा है अगर, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो नॉर्मन बोरलॉग जी ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तो बौने किस्म की क्या करी, बीज डेवलप किए, और उसमें जीन परिवर्तन भी किया। मतलब ऐसा नहीं था कि बीज तो था, उसके अंदर क्या किया, जीन परिवर्तन किया, ठीक है, कंट्रीब्यूटेड टू नॉर्मन बोरलॉग। इसमें नॉरिन 10 डॉर्फिंग जीन लाए, डॉर्फ जीन लाए, मतलब बौनिक किस्म की यहाँ पे उन्होंने बीज डेवलप किए,
जिसको हमने क्या किया, फिर प्रति एकड़ कृषि में उत्पादित कैलोरी की संख्या बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। हमने क्या किया, आपके जीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और जो आपके बीज थे उसमें जीन में कुछ चेंज किया हमने। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि जो वो आपका पेड़ था उसको बौना बना दिया, हाइट कम कर दी, ठीक है। साथ ही साथ हाइट कम करने के साथ साथ हमने क्या किया, हमने उसमें जो आपके उर्वरक होते हैं, उर्वरक फर्टिलाइजर का यूज किया। मतलब देखिए पहले जो था मैन्योर वगैरह यूज होते थे, है ना, गाय का गोबर वगैरह है, ये सारी चीजें यूज होती थी एग्रीकल्चर में। जब इन्होंने बीज डेवलप किया बॉर्नी किस्म की, जो नॉरिन 10 है, याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, नॉरिन 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी नाम याद रखिएगा। नॉरिन 10 जो आपका डॉर्फ बोना बीज उन्होंने क्या किया, आपका आविष्कार किया उसका। तो इसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बाद आपका उसके साथ ही साथ किया फर्टिलाइजर का उपयोग। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक। जैसे मान लीजिए आपका कोई पेड़ है, अब हमने पेड़, उसमें अच्छी किस्म का पेड़ मतलब बीज तो बना लिया, बीज अच्छी किस्म का है, इसमें कीटनाशक नहीं लगेंगे, कीटनाशक इसमें नहीं लगेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें पेड़ को क्या करना है, जल्दी उगाना है, जल्दी फसल मतलब तैयार करनी है, तो हमें इसमें क्या चाहिए होंगे, हमें इसमें न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, है ना, हमें इसमें खनिज चाहिए होगा। जब हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट पेड़ को देंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट और सारे न्यूट्रिएंट देंगे पेड़ को, तो जल्दी मतलब बड़ा हो जाएगा, जल्दी उसमें फल आ जाएंगे, तो फसल जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगी, फसल जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगी। तो नॉर्मन बोरलॉग जी ने एक तो क्या किया, बौना बीज बनाया, ठीक है, दूसरा उसमें फर्टिलाइजर यूज किया, ठीक है, तो रासायनिक फर्टिलाइजर आपके जो केमिकल उर्वरक हैं वो यूज करना चालू किया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, अब जब आप किसी भी पेड़ में बहुत ज्यादा खनिज डालेंगे तो वो कैसे मिट्टी से अब्सॉर्ब करेगा पेड़, और मिट्टी से अब्सॉर्ब करने के लिए आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो इसमें 3 चीजों की जो थी वो डिमांड थी, एक तो पानी, दूसरा आपका ये उर्वरक, और तीसरा आपका ये बीज। इन तीनों को मिला के फिर नॉर्मन बोरलॉग जी ने क्या किया, एक मतलब फसल बहुत अच्छी तैयार करी। और साथ ही साथ जब इन्होंने ये फसल मतलब एक जगह पे लगाई, एक एरिया में लगाई, फिर जब उसका उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, तो उन्होंने देखा कि जो एक बाली होती है, मान लीजिए ये गेहूं की बाली है, अगर आपने देखा होगा एक जो पूरी बाली होती है गेहूं की, उस बाली में जैसे मान लीजिए पहले एक गेहूं आ रहा था या 2 गेहूं आ रहे थे, तो अब क्या हुआ, आप यहाँ पे फोटो देख ही सकते हैं कि उसमें ज्यादा बालियां आने लग गई, बालियां ज्यादा आने लग गई। हम क्योंकि न्यूट्रिएंट जो आपका उर्वरक है वो भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग जी ने जब ये पूरी प्रोसेस करी तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा उत्पादन में वृद्धि कर दी। मतलब जहां पहले पूरे विश्व में खाद्यान्न की प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने मतलब इनके इस नॉरिन 10 बीज ने और इनके इस आविष्कार ने क्या किया, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज ला दिया। इसी टाइम पे आप देखेंगे कि जब 1900 दशक में ये लेकर आए मैक्सिको में, और आपको भी पता है इन्होंने ये बीज डेवलप किया और फिर उसके बाद जब लगाया, प्रोडक्शन बढ़ा, तो वो देश जिनके पास पैसा होता था उन्होंने क्या किया, ये बीज खरीद लिए और अपने यहाँ लगाना चालू कर दिया। तो 1940 के दशक में जब आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब उस टाइम पे आपका जो अमेरिका था, ये चीज याद रखिएगा, उस टाइम पे अमेरिका की यहाँ खुद आपके खाद्यान्न की प्रॉब्लम थी। फिर उन्होंने मैक्सिको से बहुत ज्यादा क्या किया, ये आपके बीज मंगवाए, अपने यहाँ उत्पादन किया और फिर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। और आप आगे चल के अभी मैं बताऊंगी कि हम फिर कहाँ से मंगाने लग गए, हमें फिर वो देने लग गया कि हमारे पास इतना ज्यादा खाद्यान्न है, ऐसा करो इंडिया वालों तुम ले लो। तो फिर PL 480 जो आपका PL 480 गेहूं है वो भेजा करता था हमारे यहाँ, तो इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है आपकी हरित क्रांति की, 1940 के दशक से, जहां पे नॉर्मन बोरलॉग जी मैक्सिको में रिसर्च करते हैं। उसके बाद नॉरिन 10 नाम का एक बोना बीज बनाते हैं, उसमें फर्टिलाइजर उर्वरक यूज करते हैं, पानी वगैरह अच्छी मात्रा में यूज करते हैं। फिर वो देखते हैं कि जो प्रोडक्शन हुआ है वो बिल्कुल दुगना तिगुना है। जो आपकी बालियां हैं, एक सिंगल बाली जो है उसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, मतलब उसमें ही बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। तो फिर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और इससे क्या होता है कि आपके पूरे विश्व में, स्पेशली जो आपके ऐसे बड़े बड़े अरब मतलब अमीर देश थे, उन्होंने ये बीज मंगाए और अपने यहाँ, स्पेशली अमेरिका ने अपने यहाँ फिर खाद्यान्न की प्रॉब्लम सॉल्व की। फिर आता है भारत में हरित क्रांति। ये तो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा था 1940 के दशक में। 1947 में हम आजाद होते हैं। 1947 में जब हम आजाद होते हैं
तो इसके आपको पता है कि हम मतलब पाकिस्तान वाला जो इलाका है वहां बहुत सारी क्या थी, नदियां वगैरह थी, नहर वगैरह थे। इसके अलावा बांग्लादेश वाला भी जो इलाका था वो भी आपका पूरा का पूरा कैसा है, ब्रह्मपुत्र और गंगा के दोआब से बना हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा था। हमारा जो भारत था वहां पे बहुत ही कम जो है उत्तर में तो नदियां भी हैं आपको, लेकिन जो नीचे वाली नदियां हैं जो कि आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो सूख भी जाती हैं। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या होने लग गया, धीरे धीरे कम होने लग गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के पहले जो आपका 1943 वाला टाइम है, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब भारत के बंगाल क्षेत्र में, आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा, भारत के बंगाल क्षेत्र में अकाल आया था और बहुत भयंकर अकाल आया था, जिसकी वजह से भुखमरी में लगभग 3 मिलियन, यहाँ पे 3 मिलियन मतलब 30 लाख, लेकिन कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि करोड़ों में लोग मरे थे। अब सोचिए, भुखमरी में लोग मरे थे, सीधे सीधे उनको खाना नहीं मिल पा रहा था, इसलिए 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी बंगाल वाले इलाके में, है ना। और मेनली ये ब्रिटिश के कारण था, आपके विंस्टन चर्चिल के कारण था। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। हम गेहूं के आयात के लिए विदेशी सहायता पर भारी निर्भर थे। तो हमारे यहाँ आजादी के पहले ही आप देखेंगे कि भारी अकाल आ गया था, खाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। और अकाल इसलिए भी था क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो हमारे यहाँ से जो भी उत्पादन हो रहा था अंग्रेज उठा के ले जा रहे थे अपने यहाँ, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ अकाल था मतलब 1943 के आसपास ही। फिर 1947 में आता है तो आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, जो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, वो अलग हो जाता है। तो उसके कारण और हमें फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम खाने के लिए, याद रखिएगा, जब हम आजाद हुए तो खाने के लिए, स्पेशली गेहूं के लिए, हम किस पे डिपेंड थे, हम विदेशी सहायता पे डिपेंड थे कि भाई कोई सहायता कर दे। हमारे पास खाने में मतलब खाने का जो आपका खाद्यान्न होता है, गेहूं है, चावल है, जो अनाज होता है, बहुत ही कम था। तो ये चीजें चल रही थी कब, जब हम आजाद हुए। फिर आजादी के बाद क्या होता है, हमने एक दीर्घकालिक सार्वजनिक कानून, जिसे PL 480 बोलते हैं, यहाँ पे पब्लिक लॉ 480, मतलब आपका जो PL 480 है उसमें PL का फुल फॉर्म है पब्लिक लॉ, सार्वजनिक कानून है 480। वो हमने एक समझौता किया किसके साथ, अमेरिका के साथ 1954 में, कि भाई हमें खाना तो हमें वैसे भी नहीं मिल पा रहा था, हमारे यहाँ खाद्यान्न का प्रोडक्शन धीरे धीरे उत्पादन उसका कम होता जा रहा था, अकाल भी पड़ चुका था, बहुत ज्यादा डिवीजन भी हो गया था पाकिस्तान बांग्लादेश का हमारे मतलब भारत से। तो हम बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे थे, इन चीजों के लिए परेशान हो रहे थे। तो हमने 1954 में जाके अमेरिका के साथ एक हस्ताक्षर किया, जिसमें हमने बोला कि भाई आप PL 480 गेहूं जो है हमारे यहाँ भेजोगे। तो यहाँ पे साथ सरकारी कृषि व्यापार विकास सहायता के तहत खाद्य सहायता प्राप्त करने के लिए हमने समझौता किया, किसके साथ, अमेरिका के साथ, ठीक है। ये 1954 में किया था, आजादी के फिर बाद। फिर आप देखेंगे कि हमने 1954 वगैरह में कर लिया। फिर आता है क्या, हम डिसाइड करते हैं कि भाई उस टाइम पे क्या चल रहा था, उस टाइम पे चल रहा था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध। तो अमेरिका सबको अपने पाले में लेना चाहता था कि कोई यूएसएसआर की तरफ ना जाए, सोवियत संघ की तरफ ना जाए, हमारे पाले में रहे, इसलिए वो सबको सहायता दे रहा था। और अभी हमने देखा कि 1940 के दशक में जब विश्व युद्ध चल रहा था, अमेरिका में खुद खाद्यान्न की क्या थी, प्रॉब्लम थी। लेकिन 1954 तक आते आते आप देख रहे हैं कि एक मतलब 10 सालों के अंदर, 10-15 सालों के अंदर वो लोगों को सहायता देने लग गया, दूसरे देशों को, ठीक है। क्योंकि इतना ज्यादा उसने जो हरित क्रांति, जो आपका नॉर्मन बोरलॉग द्वारा जो जीन डेवलप किया गया था, बीज डेवलप किया गया था, उसका यूज किया गया, ठीक है। तो वो फायदा उठा चुका था। फिर आता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम पे सबको अपने पाले में करने के लिए उसने सहायता दी। उसके अंतर्गत हमें तो क्योंकि चाहिए था खाद्यान्न, तो हमने भी PL 480 के लिए स्कीम साइन कर ली। फिर क्या होता है कि अब आप देखेंगे 1962 में वॉर होता है किसके साथ, चीन के साथ, और ये हम वॉर हार जाते हैं। उसके बाद होता है 1965 में पाकिस्तान के साथ। तो जो ये आपका 1960 वाला दशक है, यहाँ पे भी आपको 1961 से 65 तक, एक तो हमारे यहाँ क्या था, इस टाइम पे भी थोड़ा अकाल की समस्या थी, है ना, बारिश वगैरह था तो बहुत ही कम हो रहा था, तो इस टाइम पे थोड़ा अकाल की समस्या थी। साथ ही साथ हमें लगातार 2 युद्ध लड़ने पड़ गए, एक तो 1962 वाला और फिर दूसरा 1965 वाला। तो इस टाइम पे जो खाद्यान्न उत्पादन जो वृद्धि थी 1955-60 में लगभग 3% से आधी हो गई। मतलब सोचिए, जब हम 1954 में उससे साइन कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारी जो भी वृद्धि रही होगी 55-60 में, जब हम आते हैं किसमें, 1961 में,
1961 से लेके कब तक, 65 तक हमारी खाद्यान्न जो उत्पादन क्षमता थी वो 3% हो गई, ठीक है, 3% से आधी हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, और उसके साथ साथ हमें युद्ध भी लड़ना पड़ रहा है, हमें 1962-1965 का युद्ध भी लड़ना पड़ रहा है। तो हमें दो प्रॉब्लम एक साथ आ गई, एक तो हमारे यहाँ युद्ध आ गया, दूसरी बात हमारे यहाँ जो खाद्यान्न जो उत्पादन था, जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन था आपके अनाज का, वो कम होता जा रहा था। इसकी वजह से PL 480 योजना के तहत अमेरिका से 10 मिलियन टन जो है वो अनाज आता है अपने यहाँ। फिर 1960 के दशक में तेजी से जनसंख्या वृद्धि भी हो रही थी, हम नए नए आजाद हुए थे, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कम हुई थी, तो उस टाइम पे जनसंख्या वृद्धि भी बहुत ज्यादा हो रही थी। उसके कारण क्या हुआ, खाद्यान्न संकट का, कम कृषि उत्पादकता, मतलब एक तो हमारे यहाँ खाद्यान्न कम, ऊपर से हम युद्ध लड़ रहे हैं, उसके अलावा जनसंख्या भी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है, लगातार सूखा, खाद्यान्न हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा आयात पे निर्भर कर रहे हैं। तो हम कितनी ज्यादा, आप देखिए वहां पे संकट में मतलब लड़ रहे थे अपने खाद्यान्न के लिए। हमारे यहाँ गेहूं चावल बहुत ही कम हो रहा था, हम मैक्सिमम क्या कर रहे थे, आयात कर रहे थे, उसमें से भी हम गेहूं सबसे ज्यादा आयात कर रहे थे, ठीक है। तो ये आप कब की ये कंडीशन है, ये 1960 के दशक की है। 1961 से 65 तक आपका प्रोडक्शन कम हो गया, 1962 में वॉर, 1965 में वॉर लड़ना पड़ गया, उसके अलावा हमारी जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही थी, उनको खाद्यान्न प्रोवाइड करना, सारी समस्याएं एक साथ आ गई थी, ठीक है, ये समझ में आया। अब आप सोचिए कि इतनी ज्यादा कठिन परिस्थितियों में उसके बाद क्या होता है, गांधी जी के 64 में डेथ हो जाती है, फिर आपके लाल बहादुर शास्त्री जी बनते हैं मुख्य आपके प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे ये सूखे की मैंने फोटो भी लगाई है कि बहुत गंदी हालत हो गई थी। 1943 में हम देख ही चुके थे, बंगाल में लगभग 30 लाख लोग जो हैं वो मर गए थे भूखमरी के कारण। उसके बाद दूसरा जो है 61 से 65 वाला टाइम, वो एक टाइम चल रहा था अकाल वाला। तो ये प्रॉब्लम चल रही थी हमारे यहाँ लगातार। भारत में कितनी ज्यादा समस्या थी खाद्यान्न के लिए, युद्ध भी लड़ रहे थे हम, साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि भी हो रही थी, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही थी। उस टाइम पे फिर आपके प्रधानमंत्री जो रहते हैं वो रहते हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी क्या करते हैं, वो एक नारा देते हैं कि जय जवान जय किसान। अब आप इंपॉर्टेंट समझ रहे होंगे, जय जवान मतलब इस टाइम पे हमारे जो जवान हैं उनकी सहायता हमें करनी है, उनको प्रमोट करना है, क्योंकि हम वॉर उस टाइम पे लड़ रहे थे पाकिस्तान से। उसके अलावा जय किसान, ये आपका किसान है, जय किसान, किसान क्योंकि ये किसान ही हैं जो पूरे देश का पेट भर रहे हैं, जो उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन गेहूं इतनी ज्यादा हमें आयात करना पड़ रहा था, खाद्यान्न इतना कम मात्रा में था कि हमारे PM को बोलना पड़ गया कि आप एक हफ्ता में कम से कम एक जो टाइम का भोजन है वो स्किप करें, थोड़ा व्रत रखें। अब सोचिए किसी भी देश के प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ जाए कि आप थोड़ा मतलब कम क्या करिए, एक टाइम का, एक हफ्ते में कम से कम एक टाइम का आप भोजन स्किप करें, जिससे सारी जगह पे खाना पहुंच पाए। और हम अभी भी हर चीज के लिए किस पे निर्भर थे, आयात पे। हम मैक्सिमम देशों से आयात कर रहे थे आपका खाद्यान्न, ठीक है। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ही कम उत्पादन हो रहा था और हमारी जनसंख्या भी अच्छी खासी। फिर शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में खाद्य और कृषि मंत्री थे आपके C सुब्रमण्यम, नाम इनका याद रखिएगा। आपके जो C सुब्रमण्यम है वो क्या थे, कृषि मंत्री थे। इन्होंने 2 सूत्री फॉर्मूला दिया, एक तो ये कि किसानों को मूल्य प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए, जो आपका MSP वाला है ना, आप आज देख रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उनका दिमाग यहाँ पे आया कि भाई अब किसान को थोड़ा सपोर्ट देना चालू करना चाहिए, और दूसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने, अब ये तो पता ही चल गया था कि मैक्सिको वगैरह में हरित क्रांति आ गई है, उसकी वजह से अमेरिका जैसे देश काफी फायदा उठा चुके हैं, तो इन्होंने भी 2 चीजों पे फोकस किया कि एक तो हम किसानों को सपोर्ट करेंगे, आपका प्रोत्साहन देंगे उनको खेती के लिए और सारी चीजों के लिए। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, जैसे हमने उस बीज को डेवलप किया, उसमें जीन में कुछ परिवर्तन किया, ऐसे ही जब नॉर्मन बोरलॉग ने किया तो हमें भी अपने देश में ऐसा कुछ करना पड़ेगा। उसके अलावा उस टाइम पे आई थी चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसको फिर से तैयार किया गया, क्योंकि आपको पता था कि हम उस टाइम पे भारत में अगर कोई प्लान बनाते थे तो किसके अंतर्गत बनाते थे, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में हमने ये चीज डाली कि भाई आपको इस चीज में काम करना पड़ेगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। फिर हरित क्रांति की शुरुआत आपके इंडिया में कैसे होती है। इंडिया में आपके जो C सुब्रमण्यम, जिसको मैंने बताया कि जो आपके
एग्रीकल्चर मंत्री होते हैं ना आपके सी सुब्रमण्यम जी, और उनके जो सलाहकार होते हैं वो होते हैं एम एस स्वामीनाथन जी। तो सुब्रमण्यम जी ने अभी क्या दिया, दो उन्होंने सूत्र दिए कि भैया हमें एग्रीकल्चर पे काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें किसानों को समर्थन मूल्य देना पड़ेगा, जैसे आज के टाइम पे हम एमएसपी वगैरह देते हैं। साथ ही साथ हमें वैज्ञानिक और आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना पड़ेगा। तो फिर उनके सलाहकार जो थे वो स्वामीनाथन जी थे। स्वामीनाथन जी ने बताया कि जो आपके मैक्सिको में है नॉर्मन बोरलॉग जी, उन्होंने ऐसे ऐसे आपके बीज डेवलप किए हैं, उससे बहुत फायदा हुआ है, तो उन्हें हमें इनवाइट करना चाहिए भारत में। तो ये क्या करते हैं, 63 में बोरलॉग को भारत आमंत्रित करते हैं। कब करते हैं, 1963 में, ठीक है। और ये बोरलॉग जी 1940 के दशक से डेवलप कर रहे हैं, अमेरिका आराम से उनका फायदा उठा रहा है सारी चीज बीजों वगैरह का, फिर हमें भी भेज रहा है। तो 1963 में फिर हम भी, आपके जो स्वामीनाथन जी हैं वो देख रहे होते हैं सारी चीजें, वो कहते हैं कि हमें अपने यहाँ भारत में नॉर्मन बोरलॉग जी को बुलाना चाहिए। फिर 1966 में जब वो बुलाते हैं, फिर यहाँ के हिसाब से वो आते हैं, देखते हैं चीजें, तो 1966 में गेहूं का एक अधिक उपज देने वाला रोग प्रतिरोधी संस्करण मैक्सिको से पंजाब भेजा गया था। तो ये याद रखिएगा कि फिर हमने क्या किया, उनको बुलाया, यहाँ की कंडीशन उनको दिखाई, फिर अपने यहाँ स्वामीनाथन जी ने और बोरलॉग जी ने मिलकर रिसर्च करी कि हमारे इंडिया के कंडीशन के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिको का अलग है, हमारा अलग है, तो इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से हमें कैसा बीज चाहिए था, एक ज्यादा अधिक उपज वाला, कि भाई उपज प्रोडक्शन तो हमें बढ़ाना ही था, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधी, यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, तो यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई यील्डिंग होना चाहिए। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे तो HYV पढ़ेंगे, HYV सीड्स, कहाँ से नाम आया ये, हाई यील्डिंग सीड्स, मतलब अधिक उपज देने वाले जो आपके बीज है ना वो डेवलप किए गए। तो यहाँ पे HYV आपका सीडों का नाम आता है, HYV सीड। फिर हमने क्या किया, हमने उनको बताया कि हमें ठीक है, आप क्या करिए, गेहूं की ये बीज डेवलप करके दीजिए। तो फिर भारत में उच्च उपज देने वाली बौनी गेहूं किस्मों के 18,000 टन बीज आयात किए गए। अच्छा, उस टाइम पे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है ना, हमारे यहाँ हम वॉर लड़ चुके हैं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर खाने के लिए कुछ नहीं है। साथ ही साथ आप इसको रिलेट करिएगा कि जो हमारा आयात है, आयात बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, एग्रीकल्चर की हमें चीजें मंगानी पड़ रही हैं। आयात के लिए हमने उस टाइम पे पॉलिसी कौन सी यूज की थी, एग्जिम पॉलिसी। मैंने आपको जो भारत की विदेशी व्यापार की नीति है वहां पे ये बताया है कि स्टार्टिंग में हम उतना ही निर्यात करते थे जितना हमें आयात करना होता था, कि भाई हमें क्योंकि डॉलर चाहिए है तो हम उतना ही निर्यात करेंगे जितना हम आयात कर रहे हैं। तो हमारा निर्यात बहुत ही कम था, हमारा आयात लगातार बढ़ रहा था, उसकी वजह से जो हमारे पास मतलब पैसे जो थे वो बहुत ही कम पड़ रहे थे, तो हम आयात भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब थी ये समस्या कि हमारे यहाँ खुद एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप की जाए एक बड़े लेवल पे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हुए इस चीज में, उन्होंने बोला आपके श्री सी सुब्रमण्यम जी को कि कुछ करिए। फिर उन्होंने आप सलाहकार स्वामीनाथन जी से मिलकर बात करी कि क्या कर सकते हैं, प्लान बताओ। उन्होंने बोला बोरलॉग जी को बुलाइए, इनको फिर हमने मतलब किसी तरह मनाया कि आप ऐसी ऐसी चीजें करिए, तब जाके जब गवर्नमेंट मानी, गवर्नमेंट क्योंकि इस टाइम पे 18,000 टन जब बीज आए तो पैसे तो दिए होंगे इस चीज के लिए, हमने आयात किया। तो यहाँ पे जो इसका बीज का नाम था वो क्या था, यहाँ पे ये याद रखिएगा, लेरमा रोजो, यहाँ पे है लेरमा रोजो और सोनोरा 64। ये दो टाइप के बीज जो थे जो बौनी गेहूं के किस्म थे। मैंने आपको रीजन बता दिया कि हम छोटी क्यों बना रहे थे बीज, मतलब छोटे जो है वो पौधा क्यों बना रहे थे। तो बौने गेहूं की किस्म जो हमने है वो मंगाई, दो नाम याद रखिएगा, लरमा रोजो और सोनोरो 64। तो एक तो ये है लरमा रोजो, या रोज करके भी आप कर सकते हैं, रोज और सोनोरा 64। मैक्सिको से हमने मंगाया बीज 18,000 टन। बीज स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वदेशी थे, मतलब हमारे इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से थे। कल्याण, सोना और सोनालिका गेहूं की नई स्वदेशी किस्मों ने भारत की कृषि में बदलाव किए। तो हमने जब लरमा रोजो और सोनोरो का अपने यहाँ पे स्वदेशी नामकरण क्या किया, एक का नाम था कल्याण और दूसरे का नाम था सोनालिका, ठीक है। तो लेरमा रोजो और सोनोरा, वहां सोनोरा 64, वहां से जो बीज आए थे वो नाम थे। हमने अपने नाम, हमारे यहाँ नाम रखा कल्याण और सोनालिका, ठीक है। आप सोनालिका ट्रैक्टर भी देखते हैं। तो ये सोनालिका हमने शुरू में नाम रखा था किसका, जो हमने मैक्सिको से बीज मंगाए थे, गेहूं के ड्वार्फ बौने वाले गेहूं किस्म के बीज मंगाए थे। तो फिर हमने ये बीज मंगाए मैक्सिको से, ठीक है।
फिर क्या होता है, पहला चरण जो होता है, पहला चरण हमारा 1960 के दशक में, और अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो ये 1970 के आसपास, मतलब हम यहाँ पे 1967 68 यहाँ तक जाते जाते हम काफी उसमें काम कर रहे थे आपके हरित क्रांति में। फिर 1970 का दशक जैसे ही स्टार्ट होता है, तो ये भी याद रखिएगा कि हमें करना क्या होता था, हमें सबसे पहले एक एरिया चूज करना होता था। और आपको मैंने पहले ही बताया कि हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ रही थी। एक तो क्या कि वहां पे मतलब आपके जो किसान है, पहले तो वो एग्री करे ना कि हम उन बीजों को लगाएंगे, तो आपके किसान जो है उनको हम क्या देंगे, बीज देंगे, जो हमने नए बीज लाए हैं। उसके अलावा वहां पे पानी की सुविधा होनी चाहिए। उसके अलावा जो हम फर्टिलाइजर देंगे, जिसको बोल रहे हैं उर्वरक, फर्टिलाइजर, तो जब हम उर्वरक देंगे तो ऑब्जॉर्व करने के लिए हमें पानी बहुत सारा चाहिए। तो ऐसा क्षेत्र हमने चुना जहाँ के आपके किसान जो है थोड़ा सा समझदार टाइप के हैं, थोड़ा सा वो डेवलप कर चुके हैं, है ना, मतलब वो समझ जाएंगे ये चीजें, तो हम वहां पे चूज करते हैं। तो उनको बीज दिया, वहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम फर्टिलाइजर अच्छे से यूज कर पाए। तो हमने सबसे पहले जो आपका पायलट प्रोजेक्ट टाइप का था, कहाँ कहाँ स्टार्ट किया, मतलब कुछ एरिया चूज किए। तो हमने पंजाब हरियाणा वाला एरिया, उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब जहां पे आपको पानी की अच्छी व्यवस्था मिलेगी, जहां पे आपको नदियां मिलेंगी। उसके अलावा साउथ में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला इलाका था, जहां पे हमने चूज किया कि हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हरित क्रांति। तो हमने पहला फेज स्टार्ट किया। पहला फेज 1960 के दशक में, बिल्कुल लास्ट में आप 67 तक 67 और 68, ठीक है, 67 68 तक मान सकते हैं। फिर जैसे ही 1971 वगैरह स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे तब तक हमारे बीज का मतलब जो हमने बीज लगाए थे उसका उत्पादन आ गया था, और हमने देखा कि उत्पादन दुगना तिगुना बढ़ गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ठीक है, धीरे धीरे जो है हम कृषि में धीरे धीरे क्या होने लग गया, हमारे यहाँ खाद्यान्न बढ़ने लग गया। तो ये हमारे यहाँ स्टार्ट कब से होती है हरित क्रांति? हरित क्रांति 1960 के दशक में बिल्कुल लास्ट में जाके स्टार्ट होती है, और 1971 से हमें अच्छे से परिणाम दिखना उसके चालू हो जाते हैं। हमने एरिया कौन सा लिया था, तो याद रखिएगा एरिया आपका, जैसे ये वाले अगर बात करें तो यहाँ पंजाब हरियाणा और इधर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका था वो हमने चूज किया था। ठीक है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसके अलावा हम फर्टिलाइजर जिससे अच्छे से यूज कर पाए, और हमने उनको बीज दिए। हमारे यहाँ नाम क्या था बीज के? कल्याण और सोनालिका, लर्मा रोजो, और आपका यहाँ पे मैंने एक नाम बताया है, ये भी जरूर याद रखिएगा, लर्मा रोजो और सोनोरा। ठीक है, तो ये हमने बीज दिए थे। यहाँ पे जैसे उत्पादन बढ़ा तो फिर हमने क्या किया, ये पहले फेज में था, ये सारी चीजें 1960 के दशक में पहला चरण चल रहा था। फिर दूसरे चरण में क्या करते हैं हम, दूसरे चरण में 1970 के दशक में 1970 के दशक के मध्य में, मतलब मान लीजिए 1974-75 से 1980 के दशक में हमने क्या किया, मध्य तक राज्यों की संख्या बढ़ी, तो हमने और एक्सपैंड करना चालू किया। पहले लिमिटेड क्षेत्र में था, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उसके अलावा वेस्टर्न यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ यूज किया था। हमें यह है कि प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर हमें लगा कि चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, स्थायी हो रहा है कि हाँ अब हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हमें अब ज्यादा से ज्यादा राज्यों तक क्या पहुंचाना है, अपनी हरित क्रांति पहुंचानी है। तो हमने भारत में गेहूं और चावल क्रांति का फिर अनुभव किया। चावल की नई किस्म थी IR8। तो फिर हमने, अच्छा यहाँ पे ये भी आप तो बार बार पढ़ते ही हैं कि सबसे ज्यादा जिस फसल को ज्यादा लाभ हुआ, जिस फसल को सबसे ज्यादा लाभ हुआ, एक वो थी गेहूं और दूसरी थी हमारे यहाँ चावल। ठीक है, तो 2 मेन फसलें थी जिसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ और सबसे ज्यादा उन्हीं का उत्पादन हुआ। और इसमें आप देखेंगे कि मतलब दुगनी तिगुनी ज्यादा वृद्धि हो गई उनके उत्पादन में, गेहूं में और चावल में। एक टाइम ऐसा भी आया कि हमारे यहाँ इतना ज्यादा उत्पादन हो गया कि हमें मतलब उनको रखने के लिए, उनको स्टोर करने की जगह ही नहीं बची, इतना ज्यादा होने लग गया कि स्टोर करने की जगह कम पड़ने लग गई। सोचिए, तो ये थी हरित क्रांति, जहां पे लोग भूखे मर रहे थे, हमें ज्यादा से ज्यादा आयात करना पड़ रहा था उस टाइम पे। और आपका अमेरिका जो आपका PL 480 आपका स्कीम के तहत वो गेहूं वगैरह भेज रहा था, वो कौन से थे? आपके लाल गेहूं थे, जो वो सुअर को खिला रहा था, जानवरों को वहां खिला रहा था। तो हमारी इतनी गंदी कंडीशन थी, इतनी खराब कंडीशन थी कि हमें आयात करना ही पड़ता, नहीं तो हमारे यहाँ लोगों की डेथ होने लग जाती, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, कंडीशन मतलब खाद्यान्न बहुत कम था, तो हमें मंगाना ही पड़ रहा था। तो आपका अमेरिका जो है वो कितने गंदी क्वालिटी के भेज रहा था, ऊपर से मतलब वो दिखाता था कि हम तुम्हें भाई खाना भेजते हैं,
तुम्हारी इतनी है नहीं अभी लेवल कि तुम हमें इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी चीज के लिए बोलो। तो ये था अमेरिका। और देखेंगे आप इंडिया को, कि इंडिया ने जब अफगानिस्तान में भेजा, अफगानिस्तान में जब क्राइसिस आया तो हमने अपने बेस्ट क्वालिटी के गेहूं यहां से भेजे अफगानिस्तान में। तो ये होता है कल्चर का डिफरेंस, ये होता है वसुधैव कुटुंबकम का एक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं अपने, मतलब हमने पूरे ये सीरीज में आप देखेंगे जो भी आपके टॉपिक हैं प्रीलिम्स में, वो ये सारी चीजों पर ही फोकस करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी संस्कृति में हम क्या सीख रहे हैं। तो ये है हमारी संस्कृति, ठीक है। तो ये आपके हरित क्रांति भारत में लाने वाले कौन थे, आपके ये थे MS स्वामीनाथन जी। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है। अभी वाले जो नाम आपके अनाउंस हुए हैं उसमें आपके स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न प्राप्त हो चुका, मतलब दिया जा चुका है। और ये अभी इनकी 2023 में ही डेथ हुई है, ठीक है। तो सोचिए इन्होंने मतलब कितना ज्यादा काम किया, हमारे जो भारत था जहां पे खाद्यान्न की बहुत ज्यादा कमी थी उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाया, ना कि सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट बनाया मतलब हमारे यहाँ इतना उत्पादन हो कि हम सबको खाना दे पाए, बल्कि हमने निर्यात करना चालू कर दिया कि भैया हमने बासमती चावल वगैरह हो गया वो निर्यात करना चालू कर दिया, हम इतने ज्यादा उत्पादन करने लग गए, ठीक है। तो ये था हमारा हरित क्रांति, हम कहां से कहां पहुंचे। फिर देखते हैं लाभ क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो उद्देश्य क्या था हरित क्रांति का, आत्मनिर्भरता, खुद पे निर्भरता होनी चाहिए, भैया हम आयात नहीं करें क्योंकि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, साथ ही साथ वो जो भेज रहे थे गंदी क्वालिटी का हमें वो नहीं चाहिए, तो आत्मनिर्भरता हमारे पास आ जाएगी। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा, जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी तो हमारे पास खाद्य सुरक्षा होना बहुत जरूरी था। उसके बाद कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना, यहाँ पे कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण मतलब जो भी आपका जैसे मतलब जब तक इसके पहले, हम हरित क्रांति के पहले की बात करें, बैलगाड़ी वगैरह यूज हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने हरित क्रांति हमारे देश में आई तो हमने प्रमोशन किया किसका, मशीनीकरण का। अब ट्रैक्टर यूज करिए आप, और ज्यादा जो मशीनें हैं वो यूज करिए, जिससे आपकी जो कृषि है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, अच्छी हो सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके, काम जल्दी किया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने करी। उसके अलावा आय एवं जीवन स्तर में सुधार लाना, तो ये हमारे उद्देश्य थे कि जो आपके एग्रीकल्चर में किसान लगे हुए हैं उनके जीवन में, उनके मजदूर जो लगे हुए उनके जीवन में सुधार लाना, तो ये हरित क्रांति का आपका उद्देश्य था। उसके बाद आता है प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं क्या थी हरित क्रांति की, खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाले, हमने 3 चीजों का उपयोग किया। पहले तो थे आपके उच्च उपज वाले किस्म, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हमने ये उच्च उपज वाले जो HYV सीड्स हैं उन किस्मों का उपयोग करना चालू किया। और मैंने बताया वो बौने होते थे, ड्वार्फ होते थे, जिससे उनको मतलब और सारी चीजों से बचाया जा सके। उसके अलावा वर्षा पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न सिंचाई विधियों जैसे ट्यूबवेल, नहर, बांध, स्प्रिंकलर को शामिल किया गया। पहले हम पूरा का पूरा डिपेंड करते थे, फिर आप देखेंगे हमने नहर बनाना चालू किया, हमने ट्यूबवेल बनाना चालू किया, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हो सके। पंजाब और हरियाणा वाला एरिया, क्योंकि वहां ये सारी चीजें अवेलेबल थी, आपका नदियां हैं वहां पे इतनी सारी, तो इसलिए हमने चूज किया ये वाला एरिया, है ना, इसीलिए चूज किया था आपका पंजाब हरियाणा वाला एरिया सबसे शुरू में, क्योंकि हमें पानी भी चाहिए था और वर्षा इतनी अच्छी हो नहीं रही थी तो वर्षा पर निर्भरता भी कम करनी थी। फिर आता है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का उपयोग किया, फर्टिलाइजर्स वगैरह अच्छे खासे यूज किए, क्योंकि आपको जब पेड़ को जल्दी बड़ा करना होगा तो आप क्या करोगे, न्यूट्रिएंट्स दोगे, ज्यादा से ज्यादा उनको खनिज लवण वगैरह दोगे, उर्वरक दोगे, जिससे जल्दी से जल्दी वो ग्रो कर जाए, जल्दी से जल्दी उनमें सारी चीजें, पोषक तत्व उनमें सारे के सारे रहें। तो हमने ज्यादा से ज्यादा उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करना चालू किया, मशीनीकरण किया, ट्रैक्टर्स वगैरह जो हो गए आपके उन सब का यूज करना चालू किया। तो ये सारी प्रोसेस किसकी थी, आपकी हरित क्रांति की। हमने 3-4 चीजें करी, तो ये आपका HYV सीड्स, रासायनिक खाद, उसके अलावा सिंचाई, उसके अलावा कृषि का मशीनीकरण, ये सारी चीजें हमने की। तो हमारे यहाँ हरित क्रांति से फिर आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा लाभ हुआ, कि हम उत्पादन अपने लिए तो कर ही पाए, हम निर्यात भी करने लग गए, है ना, एक्सपोर्ट करने लग गए। फिर हमने बेहतर ऋण सुविधाएं भी करी, कि जैसे आपको ट्रैक्टर वगैरह लेना है तो आप बैंक में जाके ले सकते हो। और इसी टाइम को फिर आपको रिलेट करना है कि फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे आप देखते हैं कि बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, राष्ट्रीयकरण, ये सारी चीजें आपको रिलेट करते हुए चलनी है, नेशनलाइजेशन किया जाता है, ठीक है।
तो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया जिससे बेहतर ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सके किसानों को। समर्थन मूल्य नीति, जो आपकी ये एमएसपी की नीति है, ये भी चालू की गई। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आप पैदा करिए, हम आपको देंगे, जैसे किसान जो ज्यादा से ज्यादा इस चीज में अपना इंटरेस्ट दिखाएं। फिर बेहतर अनुसंधान और विकास विस्तार अवधारणा, जो आपकी अवसंरचना है, पूसा, जो कि पहले बिहार में थी, फिर नई दिल्ली शिफ्ट हो गई, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे क्या किए, अनुसंधान और विकास केंद्र भी डेवलप किए, पूसा हो गया। और फिर इसके अलावा प्रमुख कृषि पद्धतियों का मशीनीकरण, मैंने बताया आपको, ज्यादा से ज्यादा मशीन यूज करने लग गए हम खेती में। उसके अलावा अधिक भूमि को खेती के अंतर्गत लाकर कृषि क्षेत्र का विस्तार। ये एक और सबसे बड़ा रीजन था कि हमने क्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ये वाला इलाका नहीं चुना था। उसका मेन ये भी रीजन था कि हमारे पास जो भूमि थी, मतलब जो लैंड होल्डिंग थी, आपको पता ही कि अब लैंड होल्डिंग बहुत छोटी होती जा रही है। पहले थोड़ा बड़े बड़े लैंड होल्डिंग थे, अब धीरे धीरे और छोटे होते जा रहे हैं। तो जो लैंड होल्डिंग थी इस वाले एरिया में वो बहुत कम थी, तो हम कोई भी बड़ी चीज अप्लाई कर ही नहीं सकते थे। मान लीजिए एक किसान मान रहा है कि हम ये करेंगे, बीज लगाएंगे, बगल वाला मान ही नहीं रहा, तो हम उत्पादन हमें एक लंबे एरिया में, एक बड़े एरिया में करना था, इसलिए भी हमने पंजाब हरियाणा वाला इलाका चुना। ठीक है, लैंड होल्डिंग के कारण। तो यहाँ पे अधिक भूमि को खेती के अंतर्गत लाकर कृषि का विस्तार करना था, तो हम धीरे धीरे क्या करने लग गए, जो आपका एग्रीकल्चर लैंड था हमने उसको भी इंक्रीज किया कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी का यूज करो। नहर वगैरह बनाया हमने कि सिंचाई हो सके, उर्वरक यूज किए, फर्टिलाइजर्स वगैरह, बीज हमने दिए किसानों को कि आप ज्यादा से ज्यादा भूमि को एग्रीकल्चर के अंतर्गत लाओ। फिर उसके अलावा मौजूदा कृषि भूमि में दोहरी फसल, मतलब जो आपका मान लीजिए प्रोडक्शन, ये इलाका है यहाँ पे पहले प्रोडक्शन 1 टन ही हो रहा था, तो हमने बोला कि आप इसी में कम से कम कितना करो, 4 टन पैदा करो। उसके लिए हमने आपको बताया ना कि ये बीज जो था, आपका बीज जो हमने पैदा किया था, बनाया था, कैसा था, हाई यील्डिंग वैरायटी, कि इसमें जो आपकी बालियां हैं, मान लीजिए गेहूं की बाली की बात करें तो एक ही बाली में पहले अगर कुछ ही आपके मतलब बीज रहते होंगे, वहां पे बालियां आती होंगी, तो हमने गुच्छे मतलब बालियों जो है वो ज्यादा बढ़ा दी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपके एक ही बाली है, पतली सी बिल्कुल आ रही है, वहां पे कुछ ही दाने आ रहे हैं गेहूं के, लेकिन जो आपका हाई यील्डिंग वैरायटी था उसमें बहुत सारी बालियां आ गई। तो हमने क्या किया, उसी लैंड में, जितना ही लैंड है उसमें हमने उतनी ही भूमि में फसल कितनी कर दी, दोहरी कर दी। तो ये सब हमने टारगेट रखे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने अचीव किया और आपकी हरित क्रांति जो है एक बिग सक्सेसफुल मतलब इवेंट बना। और आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से मतलब फिर हम एग्रीकल्चर में बहुत आगे तक बढ़ पाए। ठीक है, तो ये थी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की हरित क्रांति की पॉलिसी। फिर नतीजा क्या हुआ हमारे यहाँ, मतलब सबसे लास्ट में यही है कि रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट ये निकला कि हमारे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई, हम सेल्फ सफिशिएंट बने। उसके अलावा रोजगार सृजन हुआ, नए नए रोजगार आए, एग्रीकल्चर में लोग इंटरेस्ट लेने लग गए। खाना, क्योंकि खाद्यान्न क्या हुआ, फिर हमने निर्यात भी चालू कर दिया, खाद्यान्न आयातों में कमी होने लग गई, हमें पैसा कम देना पड़ गया। फिर गरीबी निर्मूलन या उन्मूलन की बात करें तो यहाँ पे पॉवर्टी भी कम हुई, गरीबी कम हुई, भूखमरी कम हुई, क्योंकि हमारे पास खाना था। और खाना ऐसा मान लीजिए कि जब आयात से आएगा तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही मिलेगा और महंगा भी बहुत रहेगा। जब हमारे पास खुद के प्रोडक्शन हमारा अच्छा खासा है गेहूं चावल का, तो आप देखेंगे कि वो आराम से मिल भी सकता है। भैया 10 रुपए में 20 रुपए में किलो में मिल रहा है हमें, पहले पता चला वही चीज हमें 100 रुपए में मिल रही होती या मिल भी नहीं रही होती, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। तो गरीबी उन्मूलन हुआ, है ना, पॉवर्टी एलिविएशन। फिर प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी धीरे धीरे हुआ। हमने अनुसंधान केंद्र खोले, पूसा वगैरह। उसके अलावा बहुत सारी एग्रीकल्चर में हमने नई नई मशीनें लेकर आए हम। फिर भूमि रूपांतरण में कमी, जो कि भूमि रूपांतरण हो रही थी दूसरी चीजों में, तो फिर एग्रीकल्चर ही कंटिन्यू हुआ। गांव का विकास हुआ, क्योंकि खेती का विकास मतलब आपके गांव का विकास। आर्थिक विकास हुआ, आपका एग्रीकल्चर डेवलप होगा, उसमें इतनी ज्यादा 50+% जो आपके पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, जब वो डेवलप करेगी तो आपका आर्थिक विकास भी होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई आपके हरित क्रांति से। मतलब सोचिए, सिर्फ हम खाने की बात नहीं कर रहे थे, हमें सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट नहीं बना था, हमें गरीबी भी कम करनी थी, हमें अपना आयात कम करना था, हमें इसके साथ साथ क्या करना था, अपना आर्थिक विकास करना था। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है उसको प्रमोट करना था। तो ये सारी चीजें हमने किससे करी, आपके हरित क्रांति से अचीव करी।
लेकिन आपको भी पता है कि जैसे ही हरित क्रांति में हमने बहुत ज्यादा रासायनिक चीजें यूज करना चालू कर दिया, अब हुआ क्या, जैसे ही मान लीजिए एक खेत में, अब किसानों को ये तो पता नहीं था कि कितनी ज्यादा यूज करनी है चीजें, अब उसने देखा कि हम जब मान लीजिए 1 किलो जो यूरिया है वो यूज कर रहे हैं किसी खेत में, है ना, 1 किलो यूरिया यूज कर रहे हैं, तो उससे जो आपकी फसल है वो थोड़ा सा वृद्धि हो रही है। फिर एक ने देखा कि यार मतलब कंपटीशन बढ़ गया ना कि कौन ज्यादा कर सकता है, कंपटीशन के चक्कर में अब 1 किलो की जगह उसने 2 किलो यूरिया चालू कर दिया डालना। अब सीधी बात है, आपकी फसल को जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे वो इतना ही ज्यादा वृद्धि करेगा, लेकिन धीरे धीरे जो आपकी मिट्टी है वो खराब होने लग गई, मतलब उसकी जो फर्टिलाइज्ड होने, वो खुद जो फर्टिलाइज होती थी वो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका क्षरण होने लग गया, उसका क्या होने लग गया, बहुत ज्यादा अपर्दन होने लग गया, हम पानी बहुत ज्यादा यूज करने लग गए, तो ऊपर की जो परत है मिट्टी की वो हट गई, जिसकी वजह से मिट्टी और ज्यादा खराब हो गई, तो डिग्रेडेशन हुआ सॉइल का आपके। तो यहाँ पे जो कंपटीशन बढ़ा, साथ ही साथ एक और चीज हुई कि जो आपकी मतलब जिस इलाके में, जैसे कि आपका मान लीजिए पंजाब हरियाणा वाले इलाके में इतना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया, तो वहां आपके जो वाटर था उसका लेवल कम हो गया, फर्टिलाइजर की वजह से जो पानी था वहां वो प्रदूषित हो गया, मिट्टी प्रदूषित हो गई। साथ ही साथ जो दूसरे एरिया थे जहां पे, जैसे मान लीजिए आपका बिहार वगैरह हो गया, बिहार यूपी, जो आपका इलाका जहां हरित क्रांति अभी तक नहीं पहुंची थी, तो इस इलाके के जो किसान थे उनके अंदर मतलब बहुत ज्यादा ये चीज आ गई कि यार हमारे यहाँ ये चीज आई नहीं है, अभी हम इतना डेवलप नहीं हो पाए, तो जो असमानता थी, क्षेत्रीय असमानता, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो आपके प्रॉब्लम क्या आई, वातावरण का निम्नीकरण, यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, आपका मिट्टी खराब हुई, आपका पानी खराब हुआ, तो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ। साथ ही साथ जैव विविधता और आनुवांशिक विविधता का नुकसान, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ जो लोकल बीज थे, आज के टाइम पे हमारे यहाँ जो बहुत पुराने बीज हैं जो कि हमारे यहाँ के लोकल हैं, वो सब खत्म हो गए, हमें पता ही नहीं है, सेव ही नहीं किया, हमारी लहरी बाई जी कर रही हैं तो इसलिए काफी प्रमोट किया जा रहा है उनको। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी थी, उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जैसे कि केचुए वगैरह को जब हम किसानी में क्या बोला जाता है कि आपके केचुए जो है वो किसानों के मित्र होते हैं, तो जितना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे उतना ही ज्यादा वो क्या होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो जो आपके बायोडाइवर्सिटी थी, मिट्टी में जो बायोडाइवर्सिटी थी, जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे मिट्टी के, वो सारे नष्ट होने लग गए। फिर भूजल संसाधनों का ह्रास, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, हमने ज्यादा से ज्यादा क्या किया, नलकूप बनाने, वो आपका जो हैंड पंप वगैरह है बनाना चालू किया, उसके अलावा हमने बोरिंग सिस्टम बहुत ज्यादा किया, मोटर लगा लगा के पानी निकाला, उससे क्या हुआ कि आपका जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे कम होता गया। आज के टाइम पे भी आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है ग्राउंड वाटर की, ग्राउंड वाटर हमने इतना ज्यादा निकाल लिया कि अब पानी की हर जगह प्रॉब्लम हो गई है। फिर छोटे और सीमांत किसानों पर प्रभाव, ऋण जाल, यहाँ पे जो आपके इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर, उनको डेट ट्रैप में फंस गए। अब उनको क्या था कि बीज तो खरीदने ही थे, फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, तो रासायनिक जितने भी आपके उर्वरक हैं, कीटनाशक है, बीज हैं, सारी चीजें उनको खरीदनी है, उसके लिए चाहिए पैसे। और जो छोटे और सीमांत किसान हैं वो बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे, बैंकों तक उनकी पहुंच है नहीं, तो वो कहाँ से लेंगे पैसे, वो जो आपके साहूकार वगैरह हैं उनसे पैसे लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो ऋणग्रस्तता है, यहाँ पे जो डेट ट्रैप है उसमें फंसते गए, और इसीलिए आप देखेंगे फिर किसान क्या करते हैं, बहुत ज्यादा आपकी आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या की भी आप खबरें सुनेंगे। तो ये सारी चीजें भी हुई। उसके अलावा कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण, यहाँ पे क्या हुआ, ओवर कैपिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, बड़ी बड़ी मशीनें यूज होना, जो छोटे किसान थे वो तो कर नहीं पा रहे थे, बड़ी बड़ी जो किसान थे वो उनमें मतलब उन्होंने क्या किया, ओवर कैपिटलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर का। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, जो बड़े किसान थे उन्हें तो काफी प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो छोटे किसान थे उनको और प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अब वो अपने यहाँ के जो बीज हैं वो यूज नहीं कर पा रहे, मिट्टी ही ऐसी नहीं रही है, बाहर से यूज करेंगे तो उनको खरीदना पड़ेगा सारा का सारा सामान, पानी की व्यवस्था अगर नहीं है तो वैसे भी उनकी एग्रीकल्चर जो आपके बीज हैं वो अच्छे से उग ही नहीं पाएंगे, प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक असमानता आ गई। साथ ही साथ आपके कुछ एरिया जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जो बहुत ग्रो कर रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन में, कुछ ऐसे एरिया थे जैसे आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न एरिया जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन पहुंचा नहीं था, अपना मध्य प्रदेश, वहां के किसान जो थे अभी भी जूझ रहे थे अपनी वही प्रॉब्लम से, वर्षा पे डिपेंडेंसी थी। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा फसलों की कीट रोग संवेदनशीलता,
जितना ज्यादा हमने HYV सीड्स यूज किया, जितना ज्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह, उतना ही ज्यादा यहाँ पे रोग संवेदनशीलता, जो डिजीज वल्नरेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स है ना, वो बढ़ती गई। शुरू में सब ठीक चल रहा था, शुरू में हमने ऐसे क्रॉप डेवलप किए थे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम रोग लगेंगे, लेकिन समय के साथ आपके रोग भी जो है वो भी डेवलप कर गए, उन्होंने भी थोड़ा चेंज कर लिया और संवेदनशीलता बहुत बढ़ गई उन बीजों की। तो फिर ऐसा हो गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा रासायनिक जो कीटनाशक हैं वो यूज करने पड़ गए, तो और ज्यादा हमें इन्वेस्ट करना पड़ गया। तो एग्रीकल्चर जितना प्रॉफिट आ रहा है उससे ज्यादा हमें खर्च करना पड़ रहा है पूरा चीज मेंटेन करने के लिए। तो हमने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जरूर बढ़ा लिया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, सारी चीजें जो है वो क्या हुई, प्रभावित हुई। ठीक है, तो ये था आपका हरित क्रांति जो पहला वाला था। अब सीधी बात है, सबको ये दिख रहा था कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर आता है आपके इसके आगे फिर विचार आते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो आपके अटल बिहारी जी ने बात करी, स्टार्ट करी कि हमें हरित क्रांति में अब दूसरे फेज में चलना चाहिए। और दूसरे फेज में भी जब हम बोलेंगे तो ऐसा होगा कि हम ये चीजें जो हैं उससे थोड़ा सा हटके और चीजें आगे बढ़े। फिर हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने भी बातें करी कि हाँ करते हैं कुछ भी, लेकिन उस टाइम पे ऐसे भी मतलब कोई एक ऐसी नीति नहीं आई बिल्कुल एग्जैक्ट कि हमें ये फॉलो करना है। ठीक है, याद रखिएगा, सेकंड जो हम हरित क्रांति की बात करते हैं, द्वितीय हरित क्रांति, उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है। जो कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ टीचर बता रहे हैं ना कि 2010 से स्टार्ट होता है, वो एक्चुअली द्वितीयक नहीं है हरित क्रांति। अगर द्वितीयक हरित क्रांति होता तो वो स्ट्रैटेजी नहीं पूछता, रणनीति नहीं पूछता। आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, द्वितीयक हरित क्रांति की रणनीति। तो फिर हम मतलब शुरू में मैंने आपको जो दिखाया है, यहां पे हमें क्या पढ़ना था, द्वितीयक ये स्ट्रैटेजीज फॉर द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। हम अभी स्ट्रैटेजी ही बता रहे हैं, स्ट्रैटेजी ही बना रहे हैं द्वितीयक आपके सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की। जो 2010 बता रहे हैं, एक्चुअली 2010 में हमने बिल्कुल द्वितीयक हरित क्रांति नहीं स्टार्ट की, हमने कुछ प्लान स्टार्ट किए हैं। तो आपका जो 11वीं हमारी क्या थी, जो हमारी 11वीं आपकी पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, हमने उस पे मतलब इस पे ध्यान देना शुरू किया कि हमें एग्रीकल्चर पे दूसरी हरित क्रांति चाहिए, जिसमें हम क्या कर सके, हम उसमें मतलब चेंजेस कर सके। इसके साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि जो हमारे मेन एरिया थे, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आपका आंध्र प्रदेश, इन सब के अलावा भी जैसे आपका बिहार वगैरह हो गया, यूपी हो गया, यहाँ तक हरित क्रांति उस लेवल तक नहीं पहुंची थी, तो हमें वहां पहुंचाना था। तो फिर हम लेकर आते हैं ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया। ये आपके हरित क्रांति के अंतर्गत ही है, ऐसा नहीं था कि वो 1-2 साल हरित क्रांति चली फिर खत्म हो गई। ये एक पूरी प्रोसेस थी, पहले एक एरिया में आती है फिर दूसरे एरिया में आती है। तो जब हम ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया की बात करते हैं, उसमें 7 राज्य ऐड किए गए, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां बचे हुए थे, मतलब अभी मध्य प्रदेश में फिर भी शामिल नहीं है, तो जहां अभी कुछ एरिया जो आपके बचे हुए थे, हमने वहां हरित क्रांति पहुंचाने की बात करी। तो ये जो है ये आपका लागू होता है 2010-11 में लागू होने के बाद से ही इस कार्यक्रम की बदौलत क्षेत्र में धान और गेहूं की पैदावार के अच्छे नतीजे आए। तो आप अच्छा ये भी प्रॉब्लम एक देखेंगे कि हमने जो एग्रीकल्चर हरित क्रांति के अंतर्गत हमने क्या किया, सिर्फ गेहूं और चावल पर ही फोकस किया, गेहूं और चावल। तो हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन तो अच्छा खासा बढ़ गया, लेकिन जो और दूसरे आपकी फसलें हैं, दालें हैं, उसके अलावा जो आपके दूसरी भी फसलें हैं, उन पे हमने ध्यान नहीं दिया। और आपकी जो MSP वगैरह भी मिल रही है वो भी इसमें मिल रही है, तो गवर्नमेंट ने भी इतने अच्छे सपोर्ट नहीं किया। तो सिर्फ इन दोनों पर ही फोकस किया गया, हर जगह भारत में ज्यादा से ज्यादा इसी पे फोकस किया गया। तो आप देख रहे हैं कि जहां पे पानी नहीं भी है वहां के किसान भी चावल उगा रहे हैं, और चावल उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, और ज्यादा ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है ना, जो आपका नीचे आपका ग्राउंड वाटर है उसका डिप्लीशन हो रहा है। फिर ये सारी चीजें जो है हम प्रॉब्लम देख रहे थे। 2010 में क्या होता है कि हम जो पूर्वी वाला इलाका था जहां पे हम हरित क्रांति नहीं पहुंचा पाए थे, वहां हम ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया लाते हैं, वहां पे भी आपका बढ़ता है प्रोडक्शन। ठीक है,
लेकिन धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लग गया था कि हरित क्रांति में कमी है, इतना ज्यादा हम जो रसायन यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा जो हम कीटनाशक यूज कर रहे हैं, ये एनवायरमेंट के लिए, मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है किसका, द्वितीय हरित क्रांति का। ये वाला जो इलाका है यहाँ पे सबसे पहले चालू होता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चालू होता है। फिर हम बात करते हैं ईस्टर्न एरिया की, फिर हम ये ईस्टर्न एरिया की बात करते हैं कि भैया यहाँ भी हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ता है। ये आपका रहता है 1970 के दशक में बात कर रहे हैं ना, दशक में। और ये आपका कब आता है, 2010 वगैरह में, काफी बाद में आता है। देख रहे हैं धीरे धीरे आपका क्या होता है, प्रचार होता है हरित क्रांति का हर जगह। प्रोडक्शन हमारा अच्छा खासा बढ़ गया था, हम एग्रीकल्चर उत्पादन इतना करने लग गया था कि अपने देश में सारी चीजें हम कर ही ले, खाने पीने की व्यवस्थाएं, साथ ही साथ हम बेच भी पा रहे थे, निर्यात भी कर पा रहे थे। ठीक है, फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है हरित क्रांति 2.0, आपकी द्वितीय हरित क्रांति। भारत की नई कृषि नीति का लक्ष्य टिकाऊ कृषि कहा जाता है। टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल। यहाँ पे जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 है, उसका मेन क्या मोटिव था, मेन क्या एम था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो जो लोग बात करते हैं कि आपका मतलब जो हरित क्रांति है द्वितीयक वाली, वो हम अन्य मतलब क्षेत्रों में देख रहे थे, जो आपकी अन्य फसलों हैं उन पे ध्यान दे रहे थे, तो ऐसा नहीं था। हमने सबसे पहले तो ध्यान दिया कि हमें क्या करना है, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये टिकाऊ जो है किसके लिए यूज हुआ है, सस्टेनेबल के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रासायनिक चीजों का उपयोग कर रहे थे। तो इसी को कहा जाता है दूसरी हरित क्रांति या सदाबहार क्रांति। सदाबहार मतलब एवरग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें क्या था, आपको सस्टेनेबल में ये भी ध्यान देना था कि जो आपका इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उस पर भी फोकस किया जा सके। उसके अलावा जो हम असमानताएं इतनी ज्यादा फैल गई हैं आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में, उसको भी कम किया जा सके। साथ ही साथ आपकी जो दूसरी फसलें हैं, जो हमने दूसरी फसलों पर ध्यान नहीं दिया, जो आपकी दूसरी फसलें हैं उस पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हरित क्रांति 2.0 को कृषि को अधिक अनुकूलित और लचीला बनाने के लिए एक तरीके के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ क्या है, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 इज सीन एज अ वे टू मेक एग्रीकल्चर मोर अडेप्टिव एंड रिजिलियंट। तो हमें अभी अपने क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से कैसी कृषि चाहिए, कृषि कैसी चाहिए कि वो ज्यादा अडेप्टिव हो। अडेप्टिव मतलब आपकी अनुकूलित हो। जैसे ही जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो आपकी जो फसलें हैं वो थोड़ा अडॉप्ट कर लें। आपकी एग्रीकल्चर, आप जो किसान हैं वो एग्रीकल्चर ऐसी करें थोड़ा अडॉप्टिव टाइप की, जिससे आपका प्रोडक्शन बहुत कम नहीं हो, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, खाद्यान्न सुरक्षा आपको मेंटेन रखनी है। तो आपको कृषि में उत्पादन ज्यादा से ज्यादा तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो मिट्टी है, आपका जो वाटर है, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपको उसको भी सेव करके चलना है। तो आपकी अडेप्टिव टाइप की होनी चाहिए, जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह अडॉप्ट करते हुए चले। दूसरा रिजिलियंट होना चाहिए। रिजिलियंट मतलब हो गई आपकी लचीली होनी चाहिए, समय के अनुसार हम चेंज कर सके। ये नहीं कि पिछले 10-20 साल, आपके 50 साल हम एक ही चीज फॉलो करते आ रहे हैं। समय के साथ हम उसको चेंज कर पाए और अडॉप्ट कर पाए, नई टेक्नोलॉजी, नई तरीका अडॉप्ट कर पाए। तो ये आता है हरित क्रांति 2.0 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको हम सदाबहार क्रांति भी कहते हैं, एवरग्रीन क्रांति भी कहते हैं। लक्ष्य क्या क्या रखे गए, अब देखिए लक्ष्य बहुत जरूरी है। जब हम 2.0 की बात करते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रणनीति की। आपका जो टॉपिक है द्वितीय हरित क्रांति की रणनीति क्या क्या है, तो सबसे पहले तो ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्या क्या है, लक्ष्य क्या क्या है। सबसे पहले तो जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो आपके बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है, ये क्या कर रहे हैं, हम ये जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज कर रहे हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि उत्पादन तो हमें चाहिए ही चाहिए। जनसंख्या इतनी ज्यादा जो बढ़ रही है ना, आप देख रहे हैं कि बिलियंस में पहुंच गई है हमारे पृथ्वी की जनसंख्या, तो खाना तो चाहिए ही। फिर आईटी क्रांति और सटीक कृषि, इसमें जो हम आईटी रेवोल्यूशन और प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका निर्देशित ट्रैक्टर हो, ड्रोन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना हो। तो यहाँ पे यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर,
अब हम एक ट्रैक्टर भी बनाएंगे तो वो जीपीएस गाइडेड बनाएंगे। उसके अलावा हम ड्रोन का भी यूज करेंगे। तो हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे अपने एग्रीकल्चर में। उसके अलावा वहनीयता, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे। आपके आज के जो लोग हैं वो तो यूज करें ही, बल्कि आने वाले टाइम पे भी लोग उस लैंड का यूज कर पाए, उससे से ज्यादा एग्रीकल्चर उत्पादन कर पाए, कृषि का, है ना। ये नहीं कि हमने अभी कर लिया, पूरी की पूरी मिट्टी खराब कर दी, अब वो बंजर हो गई, आने वाले टाइम पे लोग उसका यूज कर ही नहीं सकते। तो हमें सस्टेनेबिलिटी की भी बात करनी है। फिर उसके बाद फसल में विविधता, मतलब यहाँ पे हम डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स की भी बात कर रहे हैं। हम सिर्फ गेहूं और चावल की बात नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग क्रॉप्स, दालें भी हो गया, तिलहन भी हो गया, तिलहन दलहन, और उसके अलावा जैसे आपका जो ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे कृषि हैं, मतलब आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसे जिनको हम सीधे मार्केट में बेच पाए, जैसे कि आपका मूंगफली वगैरह हो गया, कॉटन हो गया, तो हम इन सब पे भी फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा R&D पे फोकस कर रहे हैं। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपके बीज ऐसे होने चाहिए जिसमें कीट कम लगे, उत्पादन जल्दी हो। और आपको भी पता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण एक और चीज जो हम फोकस कर रहे हैं वो क्या, कि हमारा जो फसल के पकने का जो ड्यूरेशन है, कि अभी 4 से 5 महीने लगते हैं, हम उसको भी कम कर रहे हैं, कि कोई एक फसल जो है वो 3 महीने में ही बन के तैयार हो जाए, बिल्कुल पक जाए अच्छे से और बिल्कुल तैयार हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका R&D करना जरूरी है, क्योंकि रिसर्च करना जरूरी है कि ऐसी कौन सा हम बीज बनाएं, क्या 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 उसमें चेंज करें जिससे वो बहुत कम टाइम में क्या हो जाए, बिल्कुल बन के तैयार हो जाए। ठीक है। उसके अलावा विशिष्ट फसलों का लक्ष्यीकरण, यहाँ पे हम टारगेटिंग स्पेसिफिक क्रॉप्स, किस लोकेशन पे कौन सी क्रॉप हमें उगानी चाहिए। जहां पे पानी कम है वहां पे हम ऐसी कोई फसल नहीं उगा सकते, जैसे कि आपका गन्ना जिसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो हम इस पे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। टारगेटिंग ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप्स। फिर जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन, यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसीडरेशन, जो आपका जलवायु परिवर्तन है उसके साथ ही हम क्या करेंगे, अपना एग्रीकल्चर उत्पादन बढ़ाएंगे, जिससे ये रहे कि आने वाले टाइम पे ना ही हमें खाद्यान्न की प्रॉब्लम हो, ना ही हमें एनवायरमेंट पे हम इतना ज्यादा इम्पैक्ट करें, है ना। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ कृषि, बागवानी, पशुपालन प्रणाली पे हमें फोकस करना पड़ेगा। अडेप्टिव टू क्लाइमेट चेंज हो हमारा एग्रीकल्चर, एग्री हॉर्टी और पैस्टोरल सिस्टम। तो आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है हमेशा क्या फोकस करती है, कि कृषि प्लस कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्र उन पे फोकस करना है। तो कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्र कैसे हो गए, कि आप अगर आप गेहूं चावल उगा रहे हैं तो आप कुछ फ्रूट्स भी उगाएं, है ना, फल भी लगाएं, साथ ही साथ आप क्या करें, पशुपालन भी करें। तो यहाँ पे बागवानी, पशुपालन सब पे फोकस किया जाता है साथ ही साथ में, तो जिससे क्या हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी आए। तो यहाँ पे कृषि, बागवानी, पशुपालन, एग्री हॉर्टी पैस्टोरल सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हम चूज कर रहे हैं लिंक्ड विद लाइवली स्टॉक डेवलपमेंट, पशुधन विकास से जुड़ी हो। तो यहाँ पे हम पशुधन का विकास भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतलब आपके पास जो एनिमल्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हो। तो हम क्या करेंगे, अब एग्रीकल्चर को बस इतने में नहीं देखेंगे कि हमें अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है। हम इस पे भी फोकस करेंगे कि उत्पादन के साथ साथ और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। किसानों का भी हमें क्या करना है, मतलब उनकी इनकम बढ़ानी है। उसके अलावा जो आपका एनवायरनमेंट है उसका भी ध्यान रखना है। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हमारी फसलों को भी चेंज करना है, पशुधन भी बढ़ाना है ना। उसके अलावा न्यूट्रिएंट के लिए हमारे पास फ्रूट्स भी होने चाहिए, कि हमारा जो गरीबी है, उसके अलावा आपका जो क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ इश्यूज हैं, स्वास्थ्य वगैरह है, उसको ठीक करना है। तो सारी चीजों के लिए अब हम फोकस करना है किस पे, एक बिल्कुल बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे हम चल रहे हैं एग्रीकल्चर को, कि हम सिर्फ इस पे फोकस नहीं करें कि आप उत्पादन बढ़ाओ, और चीजों पे भी ध्यान रखना जरूरी है। ये है आपका हरित क्रांति 2.0, जिसको हम द्वितीय हरित क्रांति भी कह रहे हैं। ठीक है। फिर बात आती है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एजुकेशन देंगे तो इनोवेशन होगा तो नए नए एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप ओपन होंगे तो फिर हमारी एजुकेशन बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, एक वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और हमारे एग्रीकल्चर में भी है, मतलब ये सारी चीजें आपको एग्रीकल्चर में करनी है। एग्रीकल्चर में एजुकेशन बढ़ेगा तो फिर इनोवेशन भी करेंगे, इनोवेशन करेंगे तो नए नए स्टार्टअप आएंगे आपके एग्रीकल्चर में। और गवर्नमेंट भी प्रमोट करिए, ज्यादा से ज्यादा आप स्टार्टअप लाइए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। ठीक है। फिर जब हम बात करेंगे किसकी, रणनीतियों की,
अब आपका मेन क्या है कि जो आपकी द्वितीयक हरित क्रांति है, द्वितीयक हरित क्रांति उसकी रणनीति क्या है, स्ट्रैटेजी, रणनीतियां। तो जो हम इतना सारा तो लक्ष्य लेके चल रहे हैं एक साथ अपने द्वितीयक हरित क्रांति में, तो रणनीति हम क्या क्या फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले तो है कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, हमने एक राष्ट्रीय मिशन चालू किया है जिसका नाम है NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मिशन का ही नाम है, तो ये जरूर याद रखिएगा, हमारा एक मिशन हो गया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उसमें क्या कर रहे हैं हम, कृषि को बढ़ावा देकर अधिक उत्पादक, टिकाऊ और लाभकारी, जलवायु के अनुकूल हमें बनाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मेकिंग एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, मतलब उत्पादन ज्यादा हो, लेकिन सस्टेनेबिलिटी भी हो और न्यूमरेटिव एंड क्लाइमेट रिजिलियंट हो। तो क्लाइमेट के साथ साथ भी वो चले, तो क्लाइमेट रिजिलियंट हो, ये नहीं कि थोड़ा सा भी मान लीजिए कि बारिश ज्यादा हुई या थोड़ा ठंड ज्यादा पड़ी तो आपकी पूरी की पूरी फसल ही खराब हो गई। तो इसलिए हम क्लाइमेट रिजिलियंट, जो ये हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना, जलवायु के अनुकूल, इसको ऐसी भी फसलें हम बना रहे हैं जो जलवायु के अनुकूल हो। उसके साथ साथ स्थान विशिष्ट एकीकृत, स्थान विशिष्ट एकीकृत मतलब ये हो गया आपका लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड और कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम, मिश्रित कृषि प्रणाली। मतलब एक जगह पे हम कितनी सारी जो आपके एग्रीकल्चर फसल है आपकी, एक जगह पे हम कितनी ज्यादा उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेटेड और कंपोजिट फार्मिंग की बात कर रहे हैं कि एक टाइम पे आप गेहूं बस मत उगाइए, गेहूं के साथ ऐसी कौन सी फसल है जो साथ में उगाई जा सकती है, तो आप कंपोजिट फार्मिंग पे भी फोकस करिए। साथ साथ साइड में आप जो फल हैं, फल वाले पेड़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड और कंपोजिट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। उसके अलावा मिट्टी नमी संरक्षण के उपाय, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स, कि आपकी मिट्टी और जो आपका नमी संरक्षण में हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, इतने ज्यादा हमने जो रसायन यूज किए हैं तो उससे मृदा आपकी खराब हुई है, मृदा के स्वास्थ्य के लिए हम क्या क्या काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद कुशल जल प्रबंधन प्रथाएं, जो यहाँ पे है आपका सॉइल हेल्थ हो गया, इफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, हमने पानी बहुत ज्यादा यूज कर लिया है, ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा डिप्लीट हो गया है, तो उसके लिए हमें जल प्रबंधन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा वर्षा आधारित प्रौद्योगिकी मुख्य धारा को शामिल करना, यहाँ पे जो आपका है मेन स्ट्रीम रेनफेड टेक्नोलॉजी, जो आप वर्षा हो रही है, आप देखते हैं कि हम इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं कि जो वर्षा होती है, वर्षा का जल हमें संरक्षण करना है, ज्यादा से ज्यादा उसको ऐसे बनाना है कि वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाए, क्योंकि जितना हमारा पानी गिर रहा है ना वो जा ही नहीं पा रहा ग्राउंड लेवल तक, इसलिए भी हमारा ग्राउंड लेवल का जो स्तर है वो बढ़ नहीं पा रहा पानी का। तो हमें उन सारी टेक्नोलॉजी पे भी फोकस करना है। तो ये हमारे मेन हो गया किसका, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो आपका सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है, ये इससे रिलेटेड है। कृषि पे आपको मृदा पे फोकस करना है, जल पे फोकस करना है, जलवायु से संबंधित कृषि होनी चाहिए, और उसके अलावा हमारा क्या होना चाहिए कि जो वर्षा है उसकी प्रौद्योगिकी अलग अलग, उस पर भी हमें ध्यान देना है। फिर बात आती है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास करना है, मतलब रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, जो आपका ये मैंने बताया ना मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो आपका नेशनल मिशन है, इसके ही अंतर्गत हम क्या क्या कर रहे हैं, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। दूसरा सब मिशन ऑन एग्री फॉरेस्ट्री, जो आपका कृषि वानिकी पर उपमिशन, कृषि और फॉरेस्ट्री वानिकी जो है उसको एक साथ डेवलप कर रहे हैं। तीसरी नीति है आपकी राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, को अपनाने के बाद 2016 में लॉन्च किया गया। तो तीसरी नीति आपकी कौन सी है, ये है आपकी नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। अब हम साथ में ध्यान दे रहे हैं एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट को, एनवायरमेंट को, साथ ही साथ आपके किसको, सस्टेनेबिलिटी को, कि सस्टेनेबल करके भी चलना है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये आपके क्या है, मिशन के अंदर सब मिशन है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, फिर सब मिशन और एग्री फॉरेस्ट्री, फिर यहाँ पे नेशनल एग्री फॉरेस्ट्री पॉलिसी। फिर आता है आपका मृदा हेल्थ का आपका सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो कि आता कब है 2015 में। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि भाई अब इतना ज्यादा यूज कर रहे हो मिट्टी में फर्टिलाइजर वगैरह, तो सबसे पहले हम क्या देंगे आपको, मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे, जिसमें आपको पता चल जाए कि आपकी मिट्टी में किस चीज की कमी है, तो आप उस चीज का ही यूज करो। नाइट्रोजन ज्यादा है तो आप नाइट्रोजन मत यूज करो। अगर आपका एसिडिटी ज्यादा हो गई है मिट्टी में, अगर वो ज्यादा क्या हो गई है, अम्लीय हो गई है, तो आपको फिर क्या यूज करना है, चूना वगैरह यूज करना है। तो ये सारी चीजें क्या बताई हमने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हमने स्टार्ट की 2015 में। उसके अलावा किसानों को उनकी भूमि पर पोषक तत्वों की स्थिति
उन्हें कौन सी उपयुक्त फसल चुननी चाहिए, इन सब के बारे में हमने जानकारी देनी स्टार्ट की। किसानों को पता भी होनी चाहिए कि उनकी मिट्टी किस हिसाब से बनी है, कौन सी फसल उसमें अच्छी उगाई जा सकती है। अभी सोचिए, अभी रैंडम सारे किसान क्या कर रहे हैं, सिर्फ गेहूं और चावल की खेती कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि इसमें कितने न्यूट्रिएंट चाहिए, उनकी मिट्टी जो है, उनकी जो मतलब खेत वाली मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए अच्छी है, ये सारी चीजें नहीं पता है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं हरित क्रांति 2.0 के अंतर्गत कि हम उनको बता रहे हैं कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत। फिर उसके अलावा हम पोषक तत्वों के साथ साथ क्या बता रहे हैं, कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है। फसल चक्र जो आपका यहाँ पे क्रॉप साइकिल है कि इसके बाद कौन सी फसल बोनी चाहिए। आपको ये भी पता है कि अगर हम सेम एक फसल बोएंगे तो मिट्टी से सारे वो फर्टिलाइजर्स ले लेगी। हमें बीच बीच में दालें वगैरह भी बोनी चाहिए जिससे नाइट्रोजन बना रहे। तो फसल जो क्रॉप साइकिल है उसकी बात की गई। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की सही खुराक, कितना यूरिया डालना है, कितना डीएपी डालना है, इन सब की सही खुराक के लिए हमने ये सारी प्रोसेस करी। तो मिट्टी वाला पोर्शन हो गया। फिर आता है परंपरागत खेती विकास योजना। इस योजना का भी नाम याद रखिएगा आपका इसका नाम जो है ना PKVY, शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है PKVY, जिसका फुल फॉर्म है परंपरागत, इंग्लिश में भी ऐसे ही याद करना है, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। अब हम बैक टू अपने मतलब रूट में चले गए। पहले ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे, आपके गोबर वगैरह यूज कर रहे थे, अब फिर से हम उसी में चीज में चले गए। तो हमने स्टार्ट किया जैविक खेती के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 9वां है अगर हम भारत को देखें। और ये जो योजना है 2015 में लॉन्च हुई थी। तो 2015 में आपकी लॉन्च हुई परंपरागत कृषि विकास योजना। 2000 आपको पता है कि सिक्किम जो है पहला राज्य बना था जहां पूरी की तरह से क्या हो गया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हो गई। तो हमने धीरे धीरे क्या किया, हर एक राज्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रयास कर रही है कि जो आपके किसान हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करें, जैविक कृषि को अडॉप्ट करें। फिर हमने क्या और सिंचाई के लिए क्या क्या किया, मैंने बोला आपकी जो जल है उसकी भी एक प्रॉब्लम थी। तो जल के लिए हम लेकर आए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखेगा PMKSY। उसके बाद त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ये आपका कार्यक्रम था। इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP, जिसमें क्या किया गया था, मध्यम और यहाँ पे एम्ड एट फास्टर कंप्लीशन ऑफ मीडियम एंड मेजर, प्रमुख को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य। यहाँ पे कुछ तो आगे पीछे हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि हम इरिगेशन बेनिफिट दे रहे थे, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम एम्ड एट फास्टर कंप्लीशन ऑफ मीडियम एंड मेजर, जो आपके मतलब इरिगेटेड प्रोजेक्ट वगैरह है। फिर एक्सीलरेटेड बेनिफिट इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, वाटरशेड डेवलपमेंट, जल संभर विकास, जो आपका वाटरशेड है जैसे नदियां हैं उनका जो वाटरशेड वाला इलाका है उसका डेवलपमेंट करना है। ये आपने जरूर सुना होगा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल। तो हमने क्या किया कि आप पूरी फसलों पे ऐसे बिल्कुल मोटर चला के मत छोड़िए, आप क्या करिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हर एक बूंद का अच्छे से यूज होना चाहिए। इसके लिए हम स्प्रिंकलर जो है वो लेकर आए। इसके अलावा हमने क्या किया, मतलब बहुत सारी हम टेक्नोलॉजी अलग अलग लेकर आए कि आप इरिगेशन की जो आपका सिंचाई वाली प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसको चेंज करिए। ये नहीं कि बस चला के छोड़ दिया, इसमें पानी का बहुत लॉस हो रहा है, मिट्टी का बहुत लॉस हो रहा है, तो आप स्प्रिंकलर वगैरह यूज करिए। तो ये हो गया आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसके अलावा हर खेत को पानी, ये भी हमारी एक कार्यक्रम था, एक योजना थी। तो ये सारी क्या है, आपकी रणनीतियां हैं हरित क्रांति 2.0 की, ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति की ये सारी आपकी रणनीतियां हैं। तो ये जल वाली हो गई, ये आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक कृषि के लिए हो गई। मृदा के लिए हो गया आपका सॉइल हेल्थ कार्ड। उसके अलावा यहाँ पे हम क्रॉप साइकिल की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक आपका एक मतलब जैविक कृषि के लिए हमने जैविक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी किया है डेवलप। उसमें क्या होगा, उसके अलावा हमने किया है मिशन, मतलब प्लेटफॉर्म में क्या होगा, ऑर्गेनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है कि आपको वहां पे जानकारी मिल जाए। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हमने एक मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्टार्ट किया है, ठीक है, एक मिशन स्टार्ट किया है जिससे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भी हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक खेती को, आपके जो जैविक कृषि है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसकी, रणनीति की, याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे रणनीति के बारे में। तो यहाँ तो एक आपसे योजनाएं पूछेगा, योजनाएं वैसे भी आप पढ़ते हैं,
इकोनॉमी में, तो यहाँ पे आपका भूगोल वाले सेक्शन में जो आपका हरित क्रांति 2.0 है उसमें योजनाएं पूछेगा कि जो हमारी रणनीति है, रणनीति जैसे हो गई जल से संबंधित रणनीति, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी हमने योजना चालू करी है, इरिगेशन वगैरह के लिए जैसे हर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी, ये सारी योजना पढ़ेंगे। फिर आप मिट्टी के लिए पढ़ेंगे कि मिट्टी के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, कृषि सिंचाई योजना वगैरह, उसके अलावा किसानों को हम जो फसल बीमा वगैरह दे रहे हैं तो किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, उसके अलावा मिट्टी को अच्छा कर दिया हमने, अब इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम जैविक कृषि कर रहे हैं, जैविक कृषि। और आपने पंचामृत वगैरह नाम सुना होगा जैविक कृषि ऑर्गेनिक कृषि के अंतर्गत ही, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके हरित क्रांति 2.0 की अलग अलग रणनीतियां हैं जो आपको क्या करनी है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी मैंने बताई हैं और आपको अलग से कुछ योजनाएं मिलती हैं तो वो भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग योजनाएं हैं। बात आती है अगर ईयर पूछेगा, तो पहली बात ईयर पूछेगा ही नहीं, क्योंकि हरित क्रांति 2.0 अभी आप जब देखेंगे 2014 में जब आपकी आई है मोदी गवर्नमेंट, उस टाइम के बाद से कुछ चीजें स्टार्ट हुई हैं बहुत तेजी से, पहले स्लो चल रही थी। 2010 में हम हरित क्रांति ही ला रहे थे नॉर्थ ईस्ट वाले, आपके नॉर्थ ईस्ट नहीं ईस्टर्न वाले एरिया में, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ हम हरित क्रांति ही ला रहे थे, हमने कोई बात नहीं की सस्टेनेबिलिटी की। 2014 में अब हम धीरे धीरे क्या करें, हमारा सिक्किम जो है वो ऑर्गेनिक राज्य बना, ऑर्गेनिक कृषि ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करी। अभी की जो गवर्नमेंट है उसने पूरा प्लान तैयार किया है कि हमें कैसे एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। तो ये 2014 के बाद से ज्यादा स्टार्ट हुआ है, इसलिए एग्जैक्ट ईयर नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी आपका जो टॉपिक है ना वो रणनीति के बारे में है, तो रणनीतियां अलग अलग पूछेगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, ठीक है। तो इस पे आप याद रखिएगा, इसको रिलेट करिएगा, याद करिएगा। जो मैंने आपको योजनाएं बता दी, मिट्टी आपकी जैसे आपका सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि हम कृषि आपके पानी में जैसे पानी का स्प्रिंकलर वगैरह है तो सिंचाई के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमारी रणनीतियां हैं कि हम कैसे अपने एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बना रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।